गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग ऑल इंडिया राउंड 2 ऑन गोइंग थी और कल लगभग 12 तारीख को चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट था और लगभग डेट एक्सटेंड हो गई थी एक दिन। अर्लियर एक रात पहले डेट एक्सटेंड कर दी थी उन्होंने आज, यानी कि कल रात 12 बजे तक के लिए। तो कल चॉइस फिलिंग ओवर हो गई है और ऑटो जिन्होंने लॉक नहीं किया वो बेफिक्र रहें, वो ऑटो लॉक हो जाएगा। इसी के बीच कल इवनिंग में लगभग 8 बजे के आसपास, 8 से 9 बजे के आसपास डीएनबी की राउंड 2 की वेकेंट लिस्ट पब्लिश हो गई। और डीएनबी राउंड 2 की वेकेंट लिस्ट की अगर बात करें पब्लिश की, तो आपको मैं एक रफ आइडिया समझा देता हूँ। लगभग ओवरऑल अगर देखें तो 452 सीट्स ऑल इंडिया डीम्ड के राउंड 2 में ऐड हुई हैं, जो कि फ्रेशली एडेड हैं। इन सीट्स का कोई भी जिक्र पहले नहीं था, ये न्यूली सीट्स एडेड हैं। बेसिकली फिगर तो लगभग 600 साढ़े 600 के आसपास है, लेकिन जैसे यूपी ने, वेस्ट बंगाल ने अपने स्टेट कोटास को इन सर्विस कोटा सीट दे दी है, जो कि पहली बार अनाउंस हुई है। ये फर्स्ट टाइम अनाउंस हुई है ये सीट्स, जो कि उन्होंने उनको दे दी है, जिसकी वजह से ये फ़र्क देखने को पड़ा है और मिला है। अदरवाइज़ ये फ़र्क देखने को नहीं मिलता, ये सीट उतनी ही चली जाती। बेसिकली 50% सीट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की थी, वो 50% सीट्स इन सर्विस कोटा, जो लिस्ट आपके इन सर्विस स्टेट्स की बनी है, उन मेरिट के आधार पर उसकी काउंसलिंग होगी स्टेट लेवल पर, वो उनको अलॉट कर दी गई है। इसीलिए ये डिफरेंस थोड़ा सा देखने को यहाँ मिला है, इसलिए यहाँ पे 452 सीट्स एड ऑन हुई हैं। राउंड 1 में टोटल जो सीट्स अवेलेबल थी वो अवेलेबल थी राउंड 1 के अंदर 3067 सीट्स अवेलेबल थी राउंड 1 के अंदर, और राउंड 2 के अंदर जो अवेलेबल हैं वो 2816 अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि लगभग पहले जैसी ही सीट्स रहेंगी, तो अनुमान देखने को उतना ही रहा है। और कुछ ब्रांचेस में काफ़ी अच्छी सीट्स बढ़ी भी हैं, मैं उसको थोड़ा और अभी एक्सप्लेन करूँगा। और इसके क्या क्या इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मैं समझाऊँगा। राउंड 1 में इतना था, जिसमें से जनरल कैटेगरी की सीट्स 2904 थी राउंड 1 में, और राउंड 2 में ये फिगर की सीट्स रह गई हैं 2577 सीट्स हैं। थोड़ी ज़रूर कम है, लेकिन पिछले सालों से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, जो कि देखने को यहाँ पे मिला है। इसका एक रीज़न है कि अपग्रेडेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा होता हुआ नज़र आया है। जिन्होंने फ्रीज़ कर लिया है वो लगभग काउंसलिंग से अब बाहर हो गए हैं। उन्होंने फीस जमा कर दी है, ई ज्वाइनिंग भी कर ली है, और ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी उन्हें करा लेना है। ये भी लगभग क्लियर है। इसी के बीच अगर बात करें ओवरऑल कैलकुलेशन की, 452 सीट्स, 452 सीट्स डीएनबी में बढ़ी हैं। इसका क्या फ़र्क देखने को पड़ेगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस ब्रांच में कितनी सीट्स फिलहाल अवेलेबल हैं। रेडियो में फ़िलहाल 153 सीट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। डर्मा में 7 सीट्स अवेलेबल हैं। जनरल मेडिसिन में 498 सीट्स अवेलेबल हैं। जनरल सर्जरी में 335 सीट्स अवेलेबल हैं। ऑर्थोपेडिक्स में 185 सीट्स अवेलेबल हैं। पीडियाट्रिक में 298 सीट्स अवेलेबल हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में 175 सीट्स अवेलेबल हैं। ईएनटी में 55 अवेलेबल हैं। साइकेट्रिक मेडिसिन में 21 अवेलेबल हैं। रेडियोथेरेपी में 45 अवेलेबल हैं। एनेस्थीसिया में 363 अवेलेबल हैं। ऑब्स गायनी में 274 अवेलेबल हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 48 अवेलेबल हैं। पैथोलॉजी में 49 अवेलेबल हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में 102 सीट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। कार्डिक में लगभग 33 सीट्स अवेलेबल हैं। न्यूरो सर्जरी में 6 ईयर में लगभग 24 सीट्स अवेलेबल हैं, और प्लास्टिक सर्जरी में भी लगभग 6 सीट्स अवेलेबल हैं। ये वो सीट्स हैं जो रिजेक्टेड हैं और जो न्यूली ऐड हुई हैं। ये कंबाइन हो गए कुछ ऊपर अपर लेवल की क्लिनिकल ब्रांचेस को बता के मैंने ये ब्रांचेस बताई हैं, जिसमें मैंने फैमिली मेडिसिन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन और कुछ और 2-3 ब्रांचेस मैंने ऐड ऑन नहीं की हैं। उनको छोड़ के प्योर क्लिनिकल ब्रांचेस में ये चीज़ें ऐड हुई हैं। अब आ जाते हैं हम स्टेट्स में, अब आ जाते हैं हम ब्रांच वाइज। एनेस्थीसिया की जो टोटल सीट्स अभी जो ऐड हुई हैं, मतलब एनेस्थीसिया की अभी जो राउंड 1 में जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है, उसमें जो ऐड हुई है, उसमें 363 सीट्स हैं जो कि ऐड हुई हैं, जिसमें से 61 सीट्स हैं जो कि न्यूली एडेड हैं। 61 सीटें पहली बार ऐड हुई हैं। 7 सीट डरमैट में ऐड हुई हैं, जिसमें से 3 सीटें हैं जो कि पहली बार ऐड हुई हैं। 102 इमरजेंसी की सीट्स हैं, जिसमें से
19 सीट्स हैं जो कि इस बार ऐड हुई हैं। 498 जनरल मेडिसिन की सीट्स हैं जिसमें से 91 सीट्स हैं जो कि अभी ऐड हुई हैं। 335 जनरल सर्जरी में थी जिसमें से 68 सीट्स अभी ऐड हुई हैं। 274 ऑब्स गायनी जिसमें से 66 सीट्स हैं जो कि अभी ऐड हुई हैं। 175 ऑप्थेल्मोलॉजी जिसमें से 19 सीटें हैं जो कि अभी ऐड हुई हैं। 185 ऑर्थोपेडिक्स जिसमें से 21 सीट्स हैं जो कि अभी ऐड हुई हैं। 55 सीट्स ईएनटी की जिसमें से 13 सीटें न्यू ऐड हुई हैं। 298 पीडियाट्रिक जिसमें से 45 सीट्स न्यू ऐड हुई हैं। 153 रेडियो डायग्नोसिस जिसमें से 11 सीट्स हैं जो कि अभी न्यूली एडेड हुई हैं। 48 रेस्पिरेटरी मेडिसिन जिसमें से 2 सीट्स अभी ऐड हुई हैं। साइकेट्रिक मेडिसिन में 2 सीट्स ऐड हुई हैं। पैथोलॉजी में 5 सीट्स ऐड हुई हैं और न्यूरोसर्जरी में 2 सीट्स ऐड हुई हैं। तो जो मेन क्लिनिकल ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो उनमें लगभग 428 सीट्स हैं जो कि क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जिनमें ऐड हुई हैं। इनका लगभग असर देखने को राउंड 2 काउंसलिंग के अंदर पूरा पड़ सकता है। एक काउंसलिंग, अब देखिए कैलकुलेशन वाली बात होगी, एक इन सर्विस कोटा भी आ गया। जो इन सर्विस के बच्चे थे वो स्टेट कोटा से अपनी काउंसलिंग कराएंगे एनबी के थ्रू। एनबी ने एक फॉर्मेट मांगा है यूपी से भी और बंगाल से भी, वो फॉर्मेट उन्हें बना के सबमिट करना है उनको। उसके बाद वो चीज़ें आगे करिकुलम में डालेंगे। उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो इन्फॉर्म कर देंगे। एनबी भी कर सकती है अपनी साइट पे और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी साइट पे कर देंगी। तो ये जो सीट्स बढ़ी हैं इनका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि जो इन सर्विस के बच्चे जो बीच में थे या जिनके रैंक थोड़े ठीक ठाक थे, जो यहाँ से सीट लेते, अब वो इन सर्विस से सीट ले लेंगे तो यहाँ के बच्चों को फ़ायदा हो सकता है कुछ चांसेस में। बेसिकली वहाँ जो सीट्स आई हैं वो न्यूली एडेड की 50% गई हैं, गवर्नमेंट की, उन पर्टिकुलर स्टेट्स की, ओवरऑल की नहीं। तो बेसिकली फ़ायदा उसी में से है। लेकिन हाँ, ये एक है कि वो बच्चे भी इस साइड में इस काउंसलिंग में नहीं आने चाहिए। अब एक स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, जो स्पॉन्सर कैटेगरी है जिसको मैंने पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया था प्रॉपरली, अगर आप उस स्पॉन्सर कैटेगरी को देखें तो उसका रूल ये है कि आपको नॉर्मल डीएनबी की काउंसलिंग में, जो कि अब चल रही है राउंड 2, जो कि 15 से स्टार्ट होना है, उसमें किसी भी तरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब अगर किसी को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मौका मिल गया तो वो स्पॉन्सर सीट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। स्पॉन्सर सीट के लिए वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो पर्टिकुलर उस कोटा से जा रहे होंगे, मतलब जो डायरेक्टली स्पॉन्सर ही ले रहे होंगे। यहाँ ट्राई जरूर किया होगा लेकिन यहाँ पे कोई सीट उन्हें अलॉट नहीं हुई होगी तो वही वहाँ जाएंगे। तो आप ये मान के चलें जिन्हें स्पॉन्सर में अच्छे मिलने की उम्मीद होगी, 158 सीट्स हैं वहाँ भी जनरल की, जिसमें रेडियो डर्मा यदि ब्रांचेस भी हैं, तो जिनको उम्मीद होगी कि यहाँ नहीं मिलेगा वो उसको थोड़ा सा स्विच ओवर करके वहाँ चले जाएंगे। और एक बात और, आप तक बात करी हमने फ़ायदे की, अब बात करते हैं नुकसान की। जी, जो बच्चे ये सोच के चल रहे थे कि राउंड 1 के अंदर की सीट्स ले लेंगे, छोड़ देंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि उन्होंने एलिजिबिलिटी अपनी मॉपअप की ख़त्म कर दी है। उसके अलावा दोबारा एलिजिबिलिटी नहीं आएगी, जो कि आपकी गलती है। ऐसे काफ़ी अच्छे रैंक होल्डर्स ने ऐसी गलती करने की बहुत गलतियां की हैं कि यहाँ पे सीट्स अलॉट हो गई और फिर आपने रिजेक्ट कर दी। यानी आपका जो चांस मॉपअप में जाने का था और आप जाना चाह रहे थे, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ। लगभग मुझे 12-13 कॉल्स आई हैं जो कि लगभग 800 से लेके 2800, 2300, 2800, 2900 रैंक तक के बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई है कि वो लेना चाह रहे हैं, मॉपअप में जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पाएंगे। इसलिए सोच समझ के ट्राई करना है। जिन्हें मॉपअप में अब भी जाने का मन है वो राउंड 2 को स्किप करके चलें कि जिससे वो मॉपअप के लिए एलिजिबिलिटी बनाए रखें। मॉपअप होने के चांसेस हैं, मॉपअप लगता है कि ज़रूर होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, कोई ना कोई वे ज़रूर निकलेगा जिससे वो मॉपअप कंडक्ट ज़रूर कराएंगे। ये श्योर शॉट है। हो सकता है वेब कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो जाए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। जब वेब कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे एग्जाम्स हो सकते हैं, एंट्रेंसेस एग्जाम हो सकते हैं, मैट कैट जैसे या यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हो सकते हैं, तो काउंसलिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी पॉसिबल है कहीं ना कहीं तक अगर हम बात करें तो। ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन है। अब इसका क्या असर होगा इन 428 सीट्स का? पर्टिकुलर ब्रांचेस में आप मान के चलें, कुछ ब्रांचेस में जैसे कि एनेस्थीसिया, ऑप्थाल, ईएनटी, ये कुछ ब्रांचेस ऐसी होंगी, ऑब्स गाइनी, जनरल सर्जरी, ये कुछ ब्रांचेस ऐसी होंगी मेडिसिन जिनमें लगभग 2-2.5 हज़ार का भी स्विच देखने को मिल सकता है।
3000 तक की भी स्विचिंग्स इनमें देखी जा सकती है कि थोड़ा आगे खिसकेंगे, क्योंकि वहाँ ऑल इंडिया भी खिसकेगा थोड़ा सा आगे, तो बच्चे इधर भी खिसकेंगे। और राउंड 3 में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राउंड 2 में भी 30-40% ब्लॉकिंग होने के चांसेस बन रहे हैं, सीट्स के ब्लॉक हो सकती हैं, तो राउंड 3 में भी प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब ये कहना कि राउंड 3 में कौन सीट्स आएंगी, न्यूली एडेड सीट्स, तो मुझे नहीं लगता है कि अब राउंड 3 में ऐड वो करेंगे। मेरे हिसाब से जो सीटें नॉन रिजाइनिंग, मतलब जो रिजाइनिंग हो चुकी होंगी और जिन बच्चों ने फ्रीज करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया होगा, वो सीट्स राउंड 3 में रिवर्ट होके आएंगी। यहाँ पर जो सीट्स आई हैं वो सिर्फ न्यूली एडेड सीट और जो रिजेक्टेड सीट्स हैं वही आई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3000 सीट्स थी, लगभग उसके आसपास ही सीट्स रहेंगी, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है उस हिसाब से। राउंड 2 के हिसाब से काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बनाती हैं। तो जो लोग उम्मीद कर रहे थे राउंड 2 में ही उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ब्रांचेस में शिफ्ट दिखेगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर नुकसान होगा। इंस्टीट्यूशन वाइज नुकसान हो सकता है कुछ रैंक होल्डर्स को, लेकिन कुछ रैंक होल्डर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें डीएनबी मिलने नहीं वाली थी और मिल गई। एक चीज़ होती है अच्छा मिलना और एक होता है मिल जाना, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो उन्हें वो चीज़ मिल जाएगी, तो आप लोग के संदर्भ में उसे कट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट कहा जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है तो मैं उसे नेगेटिव ही कहूँगा, क्योंकि नेगेटिव शिफ्ट का रियल मतलब यही होता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें फ़र्क आना चाहिए, जो नहीं देखने को मिलता है, जो नहीं मिला राउंड 1 में, तो वही कंटिन्यू राउंड 2 में भी रहेगा। क्योंकि जो अपर होल्डर बच्चे जिनको ऑल इंडिया अलॉट होगा और जिनका रिजल्ट आएगा 15 तारीख में, जिनका रिजल्ट अलॉट होगा और वो उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के साथ चलेंगे कि वो लेना है या नहीं लेना है। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ऑल इंडिया में मिल गया तो वो डीएनबी से अपनी कन्नी काट लेंगे और निकल जाएंगे। कुछ होंगे जो डीएनबी में भी ट्राई करेंगे। इसी के हिसाब से रैंक में पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है। ओवरऑल ब्रांच वाइज रैंक्स में 2,500-3,000 हज़ार का फर्क कुछ ब्रांचेस में देखने को मिलेगा। ये फर्क उतना रेडियोडर्मा को नहीं मिलेगा, उनको 1,000-1,500 का ही फर्क देखने को मिल सकता है, लेकिन बाकी ब्रांचेस को थोड़ा लंबा फर्क पड़ेगा। खासकर मेडिसिन को काफ़ी लंबा फर्क पड़ सकता है। 91 सीट्स ऐड हुई हैं, लगभग मान के चलें 2,500-2,500-3,000 मान के चलें, तो लगभग थोड़ा और लंबे से और थोड़ा लंबा स्ट्रेच होकर वहाँ तक पहुँचेंगे, तो चांसेस पूरे बनेंगे। जो लोअर ब्रांचेस हैं जिनकी एनेस्थीसिया, पैथो, ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, ये जो ब्रांचेस हैं थोड़ी सी और नीचे की तरफ खिसकेंगी, और जो कैटेगरी के बच्चे होंगे उन्हें भी फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कैटेगरी को भी काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स अलॉट हुई हैं। ये एक बेसिकली ओवरऑल बात करें तो कंक्लूजन एनालिसिस ये कहता है कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, और जो इन सर्विस वाले कैंडिडेट्स हैं बंगाल और यूपी में, उनको तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एक अच्छा मौका मिल गया जो कि पहली बार इन सर्विस में मिल रहा है, पहले नहीं मिला था। कहीं ना कहीं फ़ायदा हो गया। एक चीज़ और नहीं लॉन्च हुई, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। इस साल बहुत सारी चीज़ें नई नहीं हुई। कोरोना की उम्मीद नहीं थी, कोरोना आ गया। स्पॉन्सर सीट्स की उम्मीद नहीं थी, स्पॉन्सर सीट्स आ गई। कोरोना तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, लेकिन स्पॉन्सर पॉजिटिव है और इन सर्विस पॉजिटिव है। डीएनबी के कंसेप्ट में बात करूं तो इंस्टीट्यूशन उनकी काउंसलिंग करेंगे। एक बात और है कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन सर्विस की काउंसलिंग करेंगे, तो एक नया ट्विस्ट है जो कि कहीं ना कहीं बहुत अलग रहेगा और इसका असर दिखाएगा। इसके लिए स्ट्रेटेजाइज होना पड़ेगा। आप खुद रेडी कर सकते हैं स्ट्रेटेज को। डाउट कोई कंफ्यूजन तो आप कॉल कर सकते हैं 9675200801 9690796426। kexpert.co.in हमें वेबसाइट है, हमें फॉलो कर सकते हैं आप। इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। पेड सर्विसेज लेनी चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप, स्टेट के सेकेंड राउंड्स के लिए और डीएनबी के लिए। मैं एडमिशन्स नहीं कराता हूँ। मेरे पास एक कल कॉल आया तो उन्होंने कहा सर आप एडमिशन कराते हैं, मैं एडमिशन नहीं कराता हूँ। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द काउंसलिंग गाइडेंस। उससे होगा तो आपको डायरेक्टली उसी से होगा, फिलहाल कोई और रास्ता नहीं है। बाद में जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी स्ट्रे वैकेंसी में, हमारे स्पेशल मॉपअप होता है स्ट्रे वैकेंसी का, उसके लिए भी हम आपको गाइडेंस देते हैं। लेकिन जो भी है वो डायरेक्टली सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एडमिशन की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, सिर्फ कोशिश करता हूँ कि सही वक्त पर सही रास्ता दिख जाए कि आप चले जाएँ। क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटीज़ ख़त्म की हैं और बहुत लोग डीम्ड में भी अपनी एलिजिबिलिटी ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो मॉपअप में नहीं जाएंगे और यहाँ पर अपने 2 लाख रुपए फोरफिट कराएंगे। ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसी उम्मीद है बहुत लोगों से। अब धीरे धीरे स्टेट्स के भी नोटिफिकेशंस आने लगे हैं। वेरीफाइड कैंडिडेट की लिस्ट आज कर्नाटका की दूसरी लिस्ट इशू हो गई, अलाउ कर दी गई, यानी कि कल दोपहर को उनकी लिस्ट आ गई थी। इसी के साथ पंजाब का भी डेट शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने। धीरे धीरे अब स्टेट्स भी एक्टिव होंगी राउंड 2 के लिए, और अब धीरे धीरे मान के चलें 15 तारीख से लेके
23-24 तारीख तक थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में रहेंगे। फॉर्म्स भरना, चॉइस फिलिंग करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, चीज़ों के लिए जिन्हें रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टिंग करेंगे। एक और न्यूज़ आई आज एमसीसी की साइट पे 16 यानी कि जो एक सेक्रेटरी का लेटर आया था आईएएस का, वो लेटर आज एमसीसी ने उसको बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस किया। उसमें कहा गया कि 16 तारीख से ज्वाइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिजिकल वेरिफिकेशन और फिजिकल ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी जिन बच्चों का राउंड 2 में आएगा। तो जो राउंड 1 वाले बच्चे हैं उन्हें भी रिपोर्ट करना होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने भी फिजिकल ज्वाइनिंग ऑफलाइन ज्वाइनिंग नहीं की है, तो वो भी करेंगे और ये जो बच्चे हैं ये भी करेंगे। 16 से लेकर 22 के बीच दोनों ही राउंड्स के बच्चों को ऑफलाइन ज्वाइनिंग करनी होगी डीएनबी और डीम्ड और ऑल इंडिया के अंदर। डीएनबी वाले ऑलरेडी 3 तारीख तक कर सकते हैं, उनको ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है ऑफलाइन ज्वाइनिंग के लिए, और अभी वो ई ज्वाइनिंग कर रहे हैं आजकल। यूपी में भी की डेट बढ़ाई थी उन्होंने 12 तारीख, कल तक उन्होंने यूपी में डेट बढ़ा दी थी जिन्होंने फीसेस नहीं जमा की थी। बहुत सारे करिकुलम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही हैं कि बहुत लोग ड्यू टू द लॉकडाउन बैंक लोन्स नहीं हो पाए, अरेंज नहीं कर पाए। इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखना चाहिए और समझना चाहिए इस चीज़ को, और आप लोग भी कोशिश करें, मेल करें एनबी को, डीएनबी को, हर जगह की फीसेस नहीं जमा कर पा रहे तो रिक्वेस्ट करें, क्या पता वो मान जाए। जो बच्चे सेकेंड ईयर्स में हैं, यूजी के सेकेंड ईयर्स में हैं, कोशिश करें, मेल करें, क्या पता कंसीडर कर लिया जाए। 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगी। लॉकडाउन के तहत बहुत लोगों का काम नहीं चल पाया, चीज़ें सर्कुलेशन में नहीं आ पाई, तो नुकसान हुआ कहीं ना कहीं लोगों को, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। उसकी बहुत सारी कंप्लेंट, बहुत सारे ट्वीट्स मैंने पढ़े हैं, कहीं बहुत सारे ट्वीट्स मुझे भी आए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेल करें कंसर्निंग बॉडीज़ को, उनसे बात करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, ये ज़रूर बात है। काउंसलिंग को फॉलो करें। बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी स्टेट हिल नहीं रही है काउंसलिंग के रिगार्डिंग इस टाइम। लगता है थोड़ा और टाइम लेगी और वो ज़रूर आगे आएंगे। वहाँ के बच्चे डीएनबी भी ट्राई कर सकते हैं और अन्य राउंड तो हमने ट्राई किया ही है। अगर डीएनबी कुछ बेटर मिल रहा है तो ले लें। स्टेट्स कितना डिले होगा ये कह पाना बहुत गलत है। आने में हो सकता है कि मेरी वीडियो बंद करने के बाद ही आ जाए, और हो सकता है कि 10 दिन और ना आए, क्योंकि अंडर बहुत सारी चीज़ें कोर्ट्स में, प्रोसीडिंग्स में अभी तक ऑन गोइंग चल रही हैं। इसी के बीच महाराष्ट्र से भी मराठा कोटा का भी एक केस है जो कि टच हुआ है अभी, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। कई आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, मैंने एक नोटिफिकेशन भी लीगल देखा है जिसमें लिखा है कि काउंसलिंग उसके नतीजे आने तक ऐसी ही रहेगी जैसी एज इट इज़ है। तो ऑफिशियल न्यूज़ मैंने नहीं देखी, एक आर्टिकल में देखी थी, उसमें एक कॉपी अटैच थी तो मैंने वो देखी थी। और इस साल के एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई कर दी गई है, उसकी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। पहले जो एप्लीकेशन आई थी कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अप्रूव कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और 31 जुलाई पीजी MSMD की एडमिशन काउंसलिंग का लास्ट डेट है। इस तारीख के बाद कोई भी एडमिशन्स मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगे। अब कट ऑफ रिड्यूस की बात करें, बहुत बच्चे हैं जो कि कट ऑफ रिड्यूस के लिए परेशान हैं। आप थोड़ा इंतज़ार करें, सफ़र आपका थोड़ा लंबा रहा, थोड़ा इंतज़ार करें, हो सकता है 6 से 8% के बीच परसेंटेज घट सकती है और आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप ऑल इंडिया के मॉपअप में और कुछ स्टेट्स के राउंड 2 में जो लेट से खुलेंगे या कुछ के मॉपअप में जा सकते हैं। अब सवाल ये है कट ऑफ कब डाउन होगा। मेरे हिसाब से हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर डाउन हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद टाइम होगा नहीं, टाइम बचेगा नहीं। राउंड 2 का रिजल्ट ऑलरेडी आ जाएगा, 14-15 तारीख में ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा राउंड 2 का, उससे काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा। चॉइस फिलिंग कर दी होगी, चॉइस लॉगिंग कर दी होगी, होप फॉर द बेस्ट कि आपको सही चीज़ें मिलें, कोई गलती आप लोगों ने नहीं की होगी कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। राउंड 1 में ऐसा हुआ, डीएनबी में भी और ऑल इंडिया राउंड 1 में भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सो ना ही करना पड़े तो बेहतर होता, यही कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए यूजफुल है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप कॉल कर सकते हैं 9675200801 9690796426। careerexpert.co हमारी वेबसाइट है। पेड सर्विसेज लेने के लिए हमसे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन असिस्ट यू टिल एंड ऑफ द डे ऑफ द काउंसलिंग। सो बाय, टेक एंड हैव अ गुड डे अहेड। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी डीएनबी और ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा या प्राइवेट से रिलेटेड ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे आप सही टाइम पे, राइट टाइम पे ठीक से अपडेटेड रहें, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आगे चल के ना उठानी पड़े। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।